हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई एम सॉरी, कल आपका लेक्चर नहीं आ पाया। कारण है कि आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, हालांकि अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, थोड़ा सा इन्फेक्शन अभी भी बाकी है, टाइम लगेगा 4-5 दिन का। लेकिन पढ़ाई का लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। हम डेडिकेटेड हो चुके हैं पढ़ाई को लेकर, अब आपको भी डेडिकेटेड हो जाना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद है हमने जो आपको अब तक पढ़ाया होगा वो आप लोगों की समझ में आ भी रहा होगा। मैं बहुत बारीक से कॉन्सेप्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो ये है हमारा, जो अब ये लेक्चर शुरू होने वाला है, वो ये है कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसका 9th लेक्चर है शायद। हाँ, 9th लेक्चर है। ठीक है, इस 9th लेक्चर तक अब तक हमने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखा, सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं वो देखा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देखा। ये सारी चीजें अब तक हम जो थी 9th लेक्चर तक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। रोल्स लॉ के ऊपर हम बात कर रहे थे। रोल्स लॉ ने स्टडी किया था हेनरी लॉ की जो कंडीशन थी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसी चीज को रोल्स ने स्टडी किया, किसके ऊपर, वोलेटाइल कंपाउंड के ऊपर एक नया लॉ बना दिया रोल्स लॉ। इसीलिए पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करिए हाउ इज रोल्स लॉ स्पेसिफाई, या आपका जो रोल्स लॉ होता है ना, ठीक है, वो आपके हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों है। ठीक है, वाई रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रोल्स लॉ आपका हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए है कि हेनरी ने जो स्टडी की थी वो जनरलाइज वे में सभी के लिए की थी कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस के जितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उसके ऊपर उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन रोल्स ने क्या किया, रोल्स ने केवल और केवल, साइंटिस्ट का नाम है, रोल्स ने केवल और केवल इसकी स्टडी को कहां तक सीमित कर दिया, केवल और केवल वोलेटाइल कंपाउंड को लेकर स्टडी कर दिया। वोलेटाइल कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, या जो एक ही टाइम पे लिक्विड के साथ साथ वेपर फेज के अंदर भी मौजूद रहते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम। और मैंने आपको बताया था कि इस नेचर के अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जिसको जो वोलेटाइल नेचर शो ना करता हो। बस फर्क ये है कि वाटर जो है, आपका कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जो वोलेटाइल नेचर शो नहीं करता है, लेकिन किसी का इतना ज्यादा होता है कि वो आसानी से इजीली ऑब्जर्वेबल हो जाता है, किसी का इतना कम होता है कि आप उसे महसूस ही नहीं कर पाते। जैसे पानी की बोतल कुछ दिनों तक आप अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, उसके ऊपर आपको ऊपर ड्रॉप दिखाई पड़ेगी, वे क्या है, वो उसकी वोलेटिलिटी को शो कर रही हैं। आई बात समझ। मॉइस्चर कहीं बाहर से नहीं आया, कहीं अंदर की जो वेपर है वही इकट्ठी होकर ऊपर साइड में उस खाली पड़े वेसल्स के अंदर फिलअप हो जाती है, अगर वो बाहर एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट से बिल्कुल खत्म है उसका। आई बात समझ में। उसके अलावा हमने कौन कौन से फैक्टर थे जो हमारे जो वेपर प्रेशर है, वोलेटाइल कंपाउंड का जो वेपर प्रेशर है उसको अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, प्योरिटी ऑफ लिक्विड बढ़ा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और इंट्रैक्शन जो केमिकल, ठीक है, नेचर ऑफ आपके जो फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से के इसके वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, सारे फैक्टर हम देख चुके थे। अब मैं रोल्स लॉ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था रोल्स लॉ ने किसके ऊपर स्टडी किया था, रोल्स लॉ ने वोलेटाइल सॉल्यूशंस के ऊपर स्टडी किया था। अच्छा, वोलेटाइल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया बताओ। वोलेटाइल सॉल्यूशंस का मतलब ये हो गया कि इसका जो सॉल्यूट है और इसका जो सॉल्वेंट है, उन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, वे दोनों के दोनों किस नेचर के हैं आपके, वे दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा ध्यान से। आई बात समझ में। अच्छा, वोलेटाइल है मतलब सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों वोलेटाइल है तो पहले हम इसको प्योर कंडीशन में देखते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास में सॉल्यूट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं आपका ए बोल रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में 1-2 करके दे रखा, ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, ए हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, बी हो गया। चलिए, एक बीकर है हमारे पास में, ठीक है, इसके अंदर वोलेटाइल है तो कंटेनर क्लोज्ड होगा नहीं होगा, अरे बिल्कुल कंटेनर क्लोज्ड देखने मिलेगा आपको। इस बीकर के अंदर आपको आपने क्या भर दिया, लिक्विड ए देखने भर दिया नहीं भर दिया। चलिए, और यहाँ पर आपको इसका कुछ वेपर भी देखने मिलेगी, ठीक है, ये लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड ए हो गया। और इस लिक्विड का जो प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है वो कितना मान लिया आपने, P0A मान लिया, ठीक है, P0 है जो प्योर फॉर्म में इस लिक्विड ए ने जो वोलेटाइल जो इस लिक्विड, और चूंकि ये लिक्विड क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है, तो जो प्योर कंडीशन में है तो जो वेपर होंगी वे किसकी होंगी, वे इसी लिक्विड की होंगी। वे जो वेपर होंगी, वे जो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। उसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, लेट P0A हमने उसकी वैल्यू मान ली। आई बात समझ में। अब वोलेटाइल सब्सटेंस वी के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। ये आपका ये एक कंटेनर इधर ये इसी तरह हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, ये भी क्लोज्ड कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक आपका सॉल्वेंट या एक लिक्विड भरा हुआ है जो कि क्या है, बी लिक्विड है। इसकी भी कुछ ना कुछ, चूंकि वोलेटाइल है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेपर होंगी, और इन वेपर का कुछ ना कुछ खुद का एक प्रेशर होगा, तो उसे क्या बोल दिया हमने, P0B बोल दिया।
आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो अब एक बात हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका सॉल्यूट की कंडीशन, ये हो गया आपकी सॉल्वेंट की कंडीशन। सॉल्यूशन बनाने के दौरान आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के दौरान क्या होगा कि आप एक कॉमन बीकर के अंदर जब आप इन्हें डालते हैं तो इस कॉमन बीकर के अंदर क्या होगा, ए प्लस बी तो मौजूद होगा ही होगा। अरे होगा नहीं होगा, क्या होगा, ए प्लस बी तो मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ वेपर भी होंगी। ठीक है, देखो दो टाइप की मैंने यहाँ पर वेपर बना दी, कोई बड़ी छोटी है कोई बात नहीं। ठीक है, ये वेपर इन दोनों की मौजूद होगी, इन दोनों का खुद का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक फंडा हमारे पास में था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा वेपर होंगी या जितनी ज्यादा गैस होगी, इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा गैस होगी उसका इतना, उसकी सरफेस पे उतना ही क्या होगा, उतना ही वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए, तो पी ए अगर मैं प्रेशर ए मान लूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। पी बी किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। आपके मैथमेटिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो कांस्टेंट हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, तो पी ए इज इक्वल टू, ये हमने पी नोट ए एक्स ए मान लिया, और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी, और ये आपने क्या मान लिया, एक्स बी मान लिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। टोटल प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन के अंदर, पी ए प्लस पी बी। भाई प्योर फॉर्म में इस, अगर मैं इसका, ये डेरिवेशन किसका हो गया, इसका हो गया, ये किसका हो गया, इसका हो गया, ये फॉर्मूले दोनों किसके आ गए, इसके आ गए। अब टोटल प्रेशर में प्रेशर ए का भी आ गया, प्रेशर बी का भी आ गया, मतलब पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी और एक्स बी। अच्छा, एक चीज आपने गौर करी, यहाँ पर मैंने वेपर प्रेशर ए की कितनी बनाई, 3 बनाई, यहाँ पर 2 बनाई। ये हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पी नोट ए यानी वह पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में ए का ज्यादा है बी से, ये इस बात से हमें इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, पी टोटल के बराबर हो गया नहीं हो गया। पी नोट ए इज इक्वल टू या इज ग्रेटर देन पी नोट बी, पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। ठीक है, अब एक चीज और हमारे पास में, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मैं ऐसे एक्स बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ए आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, इस एक्स बी की वैल्यू को कहाँ रख दो, इस एक्स बी की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो पी टोटल कितना आ जाएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी और 1 माइनस एक्स ए आ गया, मतलब पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी और एक्स ए आ गया। इसमें से क्या ले लो, एक्स ए कॉमन ले लो, एक्स ए कॉमन ले लिया तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी ये आ गया, और प्लस का पी नोट बी आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया पी टोटल। ये टोटल प्रेशर आपके सामने आ गई, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आई बात समझ में, क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए, अब हम इसका क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का, क्या, ये प्रेशर की लाइन होगी, ये मोल फ्रैक्शन की लाइन होगी। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 करूंगा, वो देखिएगा आप। इक्वेशन नंबर 1 के लिए पी नोट ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये इक्वेशन हमारे पास में है। ठीक है, आई बात समझ में, इसे मैं बाहर ले लेता हूं कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ए के बारे में बात कर रहा तो एक्स ए की वैल्यू शुरुआत में यहाँ पर कितनी है, 0 होगी। एक्सट्रीम पे कितनी हो सकती है, वो पॉइंट यहाँ मान लो आप, एक्स ए की वैल्यू वो यहाँ पर कितनी मान लो, 1 मान लो। ये मैक्सिमम है, मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अगर एक्स ए की वैल्यू में एक बार 0 रखता हूं यहाँ पर, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। मतलब पी ए का एक पॉइंट हमें कहाँ मिला, एक पॉइंट मिला हमें यहाँ पर। आई बात समझ में, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पर। अब एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 है। अगर मैंने एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी नोट ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और पी नोट ए देखो ध्यान, ये तो 0 की लाइन है, तो पी नोट ए कहाँ चला गया, यानी इसी के ऊपर, इस ये पॉइंट अगर किसका है, ये पॉइंट अगर एक्स ए इक्वल टू 1 का है, तो इसी की लाइन पे पी नोट ए आप कहाँ मान सकते हैं, आपने ये पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट किसका आ गया, पी नोट ए का पॉइंट आ गया। किसका पॉइंट आ गया, पी नोट ए का पॉइंट आ गया। और ये आपने, चलो इससे आप नीचे मिला सकते हैं, इसे एक ही बात है। ठीक है, ये ग्राफिकल है, और आपने इसे क्या कर दिया, यहाँ से ये पॉइंट इस तरह से मिला दिया, ये प्रेशर की ही लाइन है। ठीक है, क्लियर है बात आपके। चलिए, तो ये आपने कौन सी इक्वेशन समझाने की कोशिश करी, ये आपने समझाई इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास होता है, बिल्कुल समझ में आया। और आपने इक्वेशन नंबर अब बी निकाल ली। अब जब यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 है तो एक्स ए प्लस एक्स बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। एक्स बी की वैल्यू जब यहाँ पर 1 आ रही है तो एक्स बी की वैल्यू जब 1 आएगी यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी, एक्स बी की वैल्यू जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नोट बी आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे अगर एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो प्रेशर भी इसी लाइन पर आएगा। तो ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, ये पॉइंट लेटा सपोज मैंने मान लिया पी नोट बी का। सर आपने ये पी नोट ए ज्यादा पी नोट बी कम क्यों माना, क्योंकि कंडीशन हमने शुरुआत में ही लेके चले हैं। आई बात समझ में। तो एक्स ए की वैल्यू 0 आ गई, एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। इस पॉइंट पे हमने पी नोट बी का पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, पहला पॉइंट हमें मिल गया पी नोट बी, यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है। अब इस पॉइंट पे जहां पर एक्स ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पी नोट बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये 0 के बराबर आ जाएगी। इसी फॉर्मूले में दोबारा वैल्यू रखेंगे तो पी बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। इसका मतलब आपको ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको ये यहाँ पर देखने मिलेगा 0 का, इसी ओरिजिन पे, इसी पे। और आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिला देने हैं। आई बात समझ में। ये क्या आ गया, ये पी नोट बी आ गया, ये पी नोट ए का पॉइंट आ गया। ये इक्वेशन नंबर, आपने ये वाला ग्राफ कौन सी इक्वेशन को लिए था, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए था, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए था। अब इक्वेशन नंबर 3 को डिटरमाइन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 पे देखो, आपको यहाँ तक तो बेसिक चीजें पता लग गई कि इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू ये है, एक्स ए की वैल्यू ये है। ठीक है। अब पीटी ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे मैं पीटी की वैल्यू निकालना चाह रहा, टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालना चाह रहा। ठीक है। पीटी की वैल्यू टोटल है इस पॉइंट पे, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 है। ध्यान से देखिएगा, एक्स ए की वैल्यू 0 है। एक्स ए की वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, पूरी की पूरी फ्रैक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे पीटी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पीटी की वैल्यू आएगी पी नोट बी के बराबर। इसका मतलब मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। आई बात समझ में, क्लियर है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। जब इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू आप 1 रखेंगे, इस पॉइंट पे जब एक्स ए की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी और प्लस पी नोट बी लिखेंगे। पी नोट बी से पी नोट बी कैंसिल, तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नोट ए आ गया। आई बात समझ में। तो टोटल प्रेशर जब x की वैल्यू 1 होगी वो किसके बराबर आएगा, पी नोट ए के बराबर आएगा, यानी वो पॉइंट ये होगा। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये किसका पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके टोटल प्रेशर का पॉइंट। किसका पॉइंट आ रहा है आपका, टोटल प्रेशर का पॉइंट, पीटी का पॉइंट आ रहा है, यानी इक्वेशन नंबर 3 का पॉइंट आ रहा है। आई बात समझ में। ठीक है। अब यानी अब आप देखो, ग्राफ ए ओरिजिन से पास हो रहा, क्यों, y इक्वल टू एमएक्स, सी एमएक्स वाले फॉर्म है। ग्राफ बी वो भी ओरिजिन से पास हो रहा, भाई ये भी तो ओरिजिन ही है एक तरह का। ठीक है। वो भी क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा। लेकिन इस ग्राफ सी का क्या है, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट आपको दे रखा, ये दे रखा, देखो दे रखा नहीं दे रखा, तब ये पास हो रहा है, यानी इंटरसेप्ट। ये वाला ग्राफ इस तरह से पास है, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ है, ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, और ये इक्वेशन नंबर इसका ग्राफ है 2 का। ठीक है। क्लियर है। 2, 1 और 3 इसको मैंने एक ही ग्राफ के अंदर, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो मैंने भी एक ही ग्राफ के अंदर आपको बता दिया। अब रिजल्टेंट यहाँ से क्या निकलता है, रिजल्टेंट आप ये देखिए, यानी ये पीटी वाला जो ग्राफ है किस फॉर्म में आ गया, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। ठीक है। किसकी फॉर्म में, एम एक्स प्लस सी। अच्छा, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर ये, सॉरी y की वैल्यू आ गया पी टोटल प्रेशर। ठीक है। आई बात समझ में। एम एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू आपके ये आ गई, और इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, पी नोट भी। देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट पी नोट भी है, नहीं है। ठीक है। तो ये था जो रोल्स ने स्टडी किया था, यानी रोल्स ने और हेनरी ने कुछ अलग काम नहीं किया। रोल्स और हेनरी का जो काम था वो एक ही काम था, लेकिन ये जो चीज़ थी, ये चीज़ आई होप आपके समझ में आई होगी, और इसी तरीके से ये एक्सप्लेनेशन था। दोबारा समझ लीजिए कि वोलेटाइल सॉल्यूशन के ऊपर रोल्स ने स्टडी किया था। वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर कैसी हो, वोलेटाइल हो। सॉल्यूट वोलेटाइल है तो प्योर कंडीशन में उसका खुद का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो उस कंडीशन में कितना प्रेशर होगा वो ये होगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जितने वेपर के यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही उसका प्रेशर होगा। पी नोट बी का इंडिविजुअल फॉर्म में कितना होगा, वो इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इनको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए P इक्वल टू पी नोट ए एक्स है, पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स भी आ गया। ये तो आ गया प्योर कंडीशन तक के, यहाँ तक के बाद। ठीक है। सॉल्यूशन में आपने इसे भी ऐड कर दिया, इसे भी ऐड कर दिया, मतलब पी टोटल में पी ए प्लस पी बी को ऐड कर दिया, वैल्यू रख दी, और एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 है। कंडीशन हमने क्या मान ली, कंडीशन मान ली पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। आई बात समझ में। तो कंडीशन हमने क्या मान ली, ये मान ली एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए रख दिया। आई बात समझ में।
जैसे हमने एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए रखा तो हमारे पास में टोटल प्रेशर की वैल्यू आई एक्स इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। आई बात समझ में? ये था हमारा ये, और हमने ये ग्राफ देखा, इस ग्राफ को अलग अलग वैल्यू रखी, एक्स ए की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 रखी तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी होगी 1 होगी। अगर यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आएगी 0 निकल कर आएगी। क्लियर है? चलिए अब ये तो था हमने देख के कि अगर यहाँ पर पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, व्हाट हैपन अगर पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, एक बार उसे देख लेते हैं करके। ठीक है, चलिए तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा भैया, पी नॉट ए ये पी नॉट बी, यहां तक के तो कोई डिफरेंस किसी तरह का है ही नहीं, ए यहां तक का, यहां तक तो बिल्कुल एक ऐसी ही इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल एन मेंशन बोलते हैं ना जिसे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनेगी। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर आ गई। तो अगर क्या नाम लेकर रहे हैं यहाँ पर पी नॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन, कंडीशन क्या है, इफ पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, तो उस कंडीशन में हम ए को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी के बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ गई। तो वैल्यू क्या आ गई पी नॉट ए प्लस में इन दोनों से आपने एक्स बी बाहर ले लिया तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये आपका कॉमन आ गया और ये टोटल प्रेशर के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन गई। आई बात समझ में? क्लियर है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका भी उसी तरह है, चलो करके देख लेते हैं। ये तो आपकी समझ में आ गया, ये लो भैया। ठीक है, ये एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगी। इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, लो ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली इस पॉइंट पे, ये तो समझ में आ गया ना क्यों आई ये वैल्यू, क्यों लाइन ड्रॉ करी हमने, एक्स बी की वैल्यू 1 आ गई, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, सॉरी 1 आ गई, और एक्स बी की वैल्यू क्या ले ली हमने यहाँ पर 0 ले ली। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 1, अगर हमने यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर, तो वो तो यानी ये तो यहाँ से कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर एक्स ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो पी ए की वैल्यू क्या होगी पी नॉट ए के बराबर, लेकिन इस बार पी नॉट ए कितना है कम है, तो इस बार हम पी नॉट ए कुछ यहाँ को करके ले लो भैया, ये ले लो। आई बात समझ में? इस लाइन को हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1 की लाइन आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई। दूसरी इक्वेशन आ गई पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, इस कंडीशन में एक्स बी की वैल्यू क्या है 1 है, एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी नॉट बी इक्वल हो जाएगी, और पी नॉट बी कंडीशन हमने क्या मान ली पी नॉट ए से बड़ी मान ली, तो ये वैल्यू क्या चली जाएगी, वैल्यू हमने लेटर सपोज यहाँ पर मान लिया, तो ये क्या हो गया पी नॉट बी हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अगर एक्स बी की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख दें, अगर एक्स बी की वैल्यू हम 0 रख दें तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, तो उसे हमने यहाँ पर 0 मान लिया। अगली लाइन हमारे पास में ये आ गई, ये लो, ये हमने ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है, अच्छा पी टोटल बनाएंगे तो पी नोट है और पी नोट बी का ये हम इसे ऐसे कर देंगे, इसे भी देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आपने वैल्यू रखी पी टोटल में, या तो आप यहाँ पर रख लो या यहीं पर रख लो, इक्वेशन में एक ही बात है। पी टोटल में पी नोट है, इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू 1 है, एक्स ए की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये सारी फ्रैक्शन 0, एक्स बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो पी टी बराबर किसके आ जाएगा पी नोट बी के बराबर आ जाएगा, तो पी टी बराबर पी नोट बी के, यानी पहला पॉइंट तो हमें यही मिलेगा भैया यहाँ पे। आई बात समझ में? उसके अलावा जब एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पी नोट है, एक्स बी की वैल्यू 0 रखेंगे पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, यानी पी टी बराबर पी नोट ए के आ जाएगा। और जब ये पी नोट ए यानी पी टी के सेकंड पॉइंट हमें क्या मिल गया पी नोट ए मिल गया, यानी वो ये वाला पॉइंट मिल गया, और ऊपर से नीचे हमने इसे लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये इक्वेशन नंबर आपके 3rd आ गई। ठीक है, यानी ये पी टोटल का ग्राफ है, ये आपके पी ए का ग्राफ है, ये आपके पी बी का ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया। पहले हमने थोड़ा सा ये ऐसे इधर को था, ये वाली लाइन इधर को थी बड़े वाली, ये ऊपर को थी, थोड़ी सी नीचे को थी, इस तरह से थी। अब की बार इंटरसेप्ट क्या आ गया, अब की बार इंटरसेप्ट आ गया आपका पी नोट है, अब की बार इंटरसेप्ट ये पड़ गया आपका। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये है रोल्स लॉ। आज हम रोल्स लॉ का पोर्शन यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। इसको 1 बार 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिए, नहीं समझ में आता मुझे बताइए, मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, फेसबुक का पेज है वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ मैसेज कर दीजिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ मैसेज कर दो। अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको दोबारा इसे एक बार और बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है भैया, चलिए तो आज हम यहीं रखते हैं, कल हम आगे शुरू करेंगे रोल्स लॉ के आगे की तरफ। देखो इसमें क्या बचता है, अभी रोल्स लॉ के बाद में रोल्स लॉ से हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं हर कंडीशन और हर कंडीशन में,
और जो नहीं करते फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ पर ये रोल्स लॉ आपका क्या हो गया, यहाँ पर रोल्स लॉ आपका पूरा हो जाता है। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।